डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। लुसेंट के आगे अगले भाग में हम देखेंगे हिस्ट्री के लुसेंट। हम तो इसमें आएंगे गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे गुप्ता साम्राज्य का उदय जो है ना 3री शताब्दी में ही हो गया था। 3री शताब्दी में ही गुप्ता साम्राज्य का के अंत में प्रयाग के निकट जो है ना, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग थे, गुप्ता डायनेस्टी के लोग थे, कुषाण के ये सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाण के सामंत थे। श्रीगुप्त जो था 240 से 280 ईस्वी इसका शासन था। इसने संस्थापक माना जाता है, इसको गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच। ये 280 से 320 ईस्वी पूर्व। फिर इसके बाद हुए गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गए। इसने लिच्छवी राजकुमारी जो थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी, कुमार देवी से शादी की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। गुप्त संवत जो है गुप्त संवत इसी का टाइम आया था। 319 से 320 में बना था गुप्त संवत। ये चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय भी हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम आया था ये गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम उत्तराधिकारी जो हुआ, इसका उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त जो 335 ईस्वी में बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया और दक्षिण के 12 राजाओं को हराया। दक्षिण में 12, उत्तर में 9 राजाओं को हराया। कहा जाता है ये समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है ना, समुद्र का पानी पीता है पूरब से। अब सोचो कौशाम्बी का उत्तर प्रदेश से लेकर के वो तमिलनाडु तक चला जाता था, इतना महान शासक था। सही है। इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को ना भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और बहुत सारे इसके नाम मिले। अश्वमेध कर्ता भी बोला जाता है, अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, परम भागवत भी बोला जाता है। उपाधि धारण की, इसे सब उपाधि मिला था इसे। इसे कविराज भी कहते हैं। ये जो था ना विष्णु भगवान को उपासक था, विष्णु भगवान को उपासक था। समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का उपासक था। आप इसकी जो है संगीत प्रेम, इसकी संगीत, ये एक प्रकार का संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर जो है बीना वादन करते हुए, उसके सिक्के जो है ना उस पे वो बीना वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख का रचना की थी। हरिसेन इसके वो थे, क्या थे? कवि थे। समुद्रगुप्त के कवि थे। समुद्रगुप्त के कवि कौन थे? हरिसेन। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त का उत्तरा देखो, पहले तो हुआ श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का हुआ घटोत्कच, घटोत्कच के बाद हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आए समुद्रगुप्त। अब इसके बाद हुआ, समुद्रगुप्त के बाद हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसका उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त द्वितीय।
ये 380 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। श्रीगुप्त का देख लेते, श्रीगुप्त 240 से 280 के बीच ईस्वी के बीच में रहा था। घटोत्कच 280 से लेकर के 320 के में रहा था। और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 320 से रहा है ना, 320 से 335 रहा, और ये फिर 335 से 380। समुद्रगुप्त एक लंबा टाइम था समुद्रगुप्त का। तो अब इसके श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना, उसके टाइम एक फायान आए थे। फायान, ये एक्चुअली चीनी बौद्ध यात्री था। क्या था ये फायान? चीन का बौद्ध यात्री था। चीनी बौद्ध यात्री, चीनी बौद्ध यात्री था, जो भारत के मतलब अथी पे आया था, भ्रमण पे आया था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आते थे जनरली। शकों के विजय के उपलक्ष्य में हुआ ना, शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा, चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण किया। बताया था ना, विक्रमादित्य का उपाधि, एक उज्जैन के एक राजा थे, कोई राजा थे, स्थानीय राजा, तो शकों को हराया था और उन्होंने विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया। उसके बाद 14, मतलब इतना लोकप्रिय हुआ कि मतलब 14 राजा हुए विक्रमादित्य के नाम से। हर्ष को भी बोला जाता है, हेमू को भी बोला जाता है। यह उपाधि जो है 1557 ईस्वी में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में छत्र शक राजाओं को विजय प्राप्त करके जीता था। ईस्वी पूर्व में 57 ईस्वी पूर्व में जो था, शकों को हरा करके एक उज्जैन के राजा, स्थानीय राजा था, ये उपाधि धारण करा था। फिर वही उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धरा। वो एक चीज ना, ट्रेंड हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, हम चंद्रगुप्त द्वितीय को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उसके राजकवि था, राजकवि जो था साब था, उसका नाम साब था। साब, साब नहीं, साब। इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ना, पाटलिपुत्रा और पाटलिपुत्रा और उज्जैनी, एक्चुअली उज्जैन को उज्जैनी बोला जाता था उस समय। उज्जैन विद्या का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम की बात हो रही है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न रहते थे, और ये बात अनुश्रुति के अनुसार बोली गई है, जिसमें महाकवि कालिदास भी थे। कालिदास किसके दरबार में थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसमें बड़े बड़े आर्यभट्ट वगैरह भी हुए, 12 मिहिर हुए, बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का। विद्वानों का एक युग है था ये। कालिदास हुए, कालिदास का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। इसके बाद धन्वंतरी हुए, ये चिकित्सक थे। नवरत्नों में कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, और छनक, छपनक, ये था ज्योतिष जानते थे, ये ज्योतिष थे। अमरसिंह, अमरकोश का स्थापना किया था, कोशकार बोला जाता था। 1 2 3 हो गया। और बढ़िया से इसको लिखते हैं पहले। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो था, नवरत्न हुआ करते थे। उनमें सबसे प्रमुख थे कालिदास, दूसरे थे धन्वंतरी, तीसरे हुए छपनक, चौथे हो गए अमरसिंह, पांचवें हो गए शंकु, छठा हो गया बेताल भट्ट, सातवां हो जाएगा घटक पर, और आठवां हो जाएगा 12 मिहिर, और नौवां जो हो जाएंगे भर रुचि। अब ये थे कौन? कालिदास के बारे में तो जानते थे, एक लेखक थे, नाट्यकार, साहित्यकार भी बोल सकते इनको।
है ना। धन्वंतरी चिकित्सक थे। छपनक जो थे ज्योतिष जानते थे। अमरसिंह अमरकोश की स्थापना की थी, कोशकार थे ये थे वास्तुकार थे शंकु। देखो शंकु एक प्रकार का वस्तु वास्तुकार थे। बेताल भट्ट और इनके बारे में घटपर्क, इनके बारे में तो पता नहीं है। बारामीर ये खगोल वैज्ञानिक थे, विज्ञानी थे ये। इस प्रकार इतने विद्वान थे चंद्रगुप्त के टाइम में। कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्क, बारामीर, भर रुचि। और चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय का सांदी विग्रह सचिव जो था ना, उसका नाम था वीरसेन। क्या नाम था? जो शैव मत को मानता था, शैव मत को मानता था। इसने क्या करा ना, उदयगिरी पहाड़ी पर जो है एक गुफा का निर्माण करा, जिसमें व्याकरण न्यास में शब्द का प्रखंड एक गुफा का निर्माण करवाया था। शिव की पूजा के लिए ना एक गुफा बनाया था, उदयगिरी पहाड़ी। वीरसेन जो था ना, व्याकरण का प्रचंड विद्वान था। वीरसेन तो था व्याकरण का प्रचंड विद्वान था। ये न्याय मीमांसा भी जानता था, शब्दों का बहुत बड़ा ज्ञानी था ये। कपिल शर्मा था ये। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो हुआ कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त प्रथम, या इसको बोलते हैं गोविंद गुप्त। इसका ईस्वी रहा 415 से लेकर के 454 ईस्वी रहा। इसने क्या करा, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापना की। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ इसके स्कंदगुप्त, जो 455 से लेके 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त जो था गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील कहा, गिरनार पर्वत पर उसका जीर्णोद्धार किया, पुनर्निर्माण के बनाते रहता था, उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार होता रहता था, तो बनाया था, झील का फिर से बनवाया। स्कंदगुप्त जो ने पद को सौराष्ट्र गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त जो था, सौराष्ट्र बोलते हैं सोमनाथ जानते हैं, उसी के एरिया को बोलते हैं सौराष्ट्र। एक चीज हुआ तो सबसे अजीब घटना हुआ था, हुन का आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था। और गुप्त शासन का सबसे लास्ट जो हुआ था विष्णुगुप्त। श्री गुप्त से शुरू होता है, विष्णु पे जाके खत्म हो जाता है। तो हम फिर से एकाएक समझेंगे कि कौन कौन था। सबसे पहले तो श्री गुप्त आया, इसके ईस्वी काल को भी देखेंगे। फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आए थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारी हुए उसको कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। सबसे लास्ट में आ गए विष्णुगुप्त। ठीक है। इनके काल के बारे में जान लेते। श्रीगुप्त जो थे 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच बैठ गए। ठीक है। उत्तराधिकारी 280 से 320 हो गए। चंद्रगुप्त प्रथम जो था 320 से माना जाता है इसको 335। ठीक है। फिर समुद्रगुप्त 335 में आया, लंबा टाइम रहा था। 380। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से
चंद्रगुप्त द्वितीय जो था 380 से लेके 415 यहाँ तक रहा। फिर उसके उत्तराधिकारी 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक। फिर 454 से शुरू होता है स्कंदगुप्त, सॉरी ये क्या, हाँ कुमार गुप्त हुआ है ना, कुमार गुप्त 415 से 454। कुमार गुप्त कब हुए थे? 415 से 454। इसी बीच नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। स्कंदगुप्त हुए 455 से लेकर के 467 हुए। अब विष्णुगुप्त लास्ट हो गए। इस प्रकार जो है गुप्ता साम्राज्य में इतने महान राजा हुए, 1 2 3 4 5 6 7 राजाओं, 7 राजा हुए महान राजा। और भी राजा हुए होंगे, 8 हो गए ना एक। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है भी तो कुषाणों के अब सामंत थे ना ये। अब थोड़ा देखते हैं इनके आगे की कहानियां और क्या है। गुप्त साम्राज्य जो था ना, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी पारदर्शी इकाई देश बोला जाता था। उन्होंने जिसकी शासक को गोपना कहा जाता था। इसके बाद दूसरी जो इकाई होती थी ना उसे भुक्ति बोलते थे, भुक्ति या प्रांत भी बोलते थे, जिसके शासक को उपरिक बोला जाता था। सबसे बड़ा देश होता था, उसका भुक्ति या प्रांत होता था। और जो है भुक्ति के नीचे विषय होता था, जिसको जिला भी बोलते थे। इसके जो राजा होते, इसके जो मतलब इसके जो प्रमुख होते थे विषयपति होते थे। सबसे बड़ा देश होता था, उसके बाद भुक्ति या प्रांत या विषय, विषय को क्या बोला था? जिला। विषय को क्या बोला जाता था? जिला या फिर विषय। विषय भुक्ति को प्रांत भी बोलते थे। इसके इसके जो प्रमुख होते थे उपरिक कहलाते थे। विषय को जिला बोला जाता था। आगे है पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे ना, पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे, पुलिस विभाग में जो साधारण सिपाही वगैरह होते थे, उनको कहा जाता था चाट एवं भाट भी बोला जाता था। और जो सबसे बड़ा मुख्य अधिकारी होते थे ना, मुख्य अधिकारी, उनको कहा जाता था दंड पासिक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बोला जाता था ग्राम को। यही बताया ना, देखो विषय होता था, इससे सबसे छोटा होता था ग्राम। और इसके जो प्रमुख होते थे ग्रामीण, जो प्रधान होते थे, एवं अन्य सदस्य होते थे जिसको महतर बोला जाता था। और भी सदस्य हुए जिसको महतर बोला जाता था। ग्राम समूह जो होता था ना, कि इकाई को बोलते थे पेट।